पाकिस्तान के पास फंड होगा, वो हथियार खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा भारत के ऊपर। तो भारत पर तो वो थ्रेट लगातार बना हुआ है ना, उसका क्या कोई जवाब मिलता हुआ, कुछ संतोषजनक जवाब मिलता हुआ देख रहे हैं वर्तमान सत्ता से? राम प्रकाश जी, आपने इस देश में भय को अपनी राजनीति का आधार बिंदु बना लिया पिछले 11 सालों के। आज की तारीख में आप क्या कहां जहां भी जाते क्या कहते हैं कि ऑपरेशन इज स्टिंग आउट। तो फिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीज फायर क्यों किया था, किन परिस्थितियों में, उसका जवाब नहीं देते। आज शाम को जब आप शाम को 6 बजे के आसपास पूरे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स उनके अंदर फिर ब्रेकआउट की प्रैक्टिस हो रही है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या कि आपने जो सबसे बड़ा पाप किया है वो पाप ये किया है कि पाकिस्तान और चाइना को हमेशा के लिए इकट्ठा। तो इस संघर्ष के दौरान भी आपने 4 दिनों में देखा होगा हमारा डेलीगेशन जो है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के दावे के साथ तमाम देशों में पहुंचा हुआ है। शशि थरूर से लेकर के क्या कुछ चल रहा है देश में, बहुत सारी सियासत चल रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी तमाम अलग अलग राज्यों में घूम करके बता रहे हैं कि कितना सफल उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर करवाया। उधर इन सबसे अलग एक तरफ पाकिस्तान में जो है स्वयं वहां के प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, वो दूसरे देशों में जाकर के बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर लगातार पैसा बरस रहा है, तमाम देश उसके ऊपर पैसा बरसाते चले जा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है अभी भी बात वही विश्वगुरु बनने की चल रही है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की चल रही है, क्या क्या ये सारी चीजें चल रही है। और इन सबसे भी ज्यादा ऊपर लगातार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ढिंढोरा पीटते हुए घुमा जा रहा है। सर, हमारा डेलीगेशन जो गया है वो दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करवा रहा है या क्या कर रहा है? दूसरी तरफ भारत की विदेश नीति जो है वो कहां खड़ी है? जयशंकर साहब भी हर जगह बयान दे रहे हैं, कर क्या रहे हैं असल में जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? पाकिस्तान पे ये पैसा बरस कहां से रहा है? जो राष्ट्र है उसको किस तरीके से अपनी सीमाओं में रखना और उसको जो दुनिया भर से मिलने वाली मदद और उसके संबंध उनको भी एक इफेक्टिव चेक रखना, ये 2 pronged स्ट्रेटेजी होती है हमेशा डिप्लोमेसी के अंदर। बावजूद पाकिस्तान को जो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो विदेशी कर्ज मिला है, जो विदेशी मदद मिली है अलग अलग उसके, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक ने तो आज ऐसा कमाल कर दिया कि जो भूतपूर्व भविष्य थे इतने बड़ी मदद, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज सैंक्शन कर दिया है पाकिस्तान को अपने वर्ल्ड बैंक ने। और वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कौन है आपको पता है? अजय बंगा, भारतीय। उसके चेयरमैन होने के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने 40 बिलियन डॉलर का अभी तक का भूतपूर्व भविष्य सबसे बड़ा जो है उनको पाकिस्तान को वो किया है। उसके अलावा चाइना ने उनको 3.7 बिलियन डॉलर का, वर्ल्ड बैंक का जैसे मैंने बताया, IMF का आपने अभी देखा था 2.1 बिलियन, जिसमें भारत ने एब्सटेन करने की कोशिश की, विरोध करने की कोशिश की। तो इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के ऊपर डॉलर बरस रही है, पैसे डॉलर बरस, और वो सारे का सारा भारत की कहीं ना कहीं कूटनीतिक फेल्योर का एक बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत। उस सब के बावजूद आपको याद हैरानी होगी कि जनवरी के अंदर, जनवरी से ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से 20 बिलियन डॉलर मांगे, 20 बिलियन डॉलर, और उसको मिले कितने? 40। 10 साल के अंदर वर्ल्ड बैंक उनको हर साल 4 बिलियन डॉलर हर साल उनको मदद देगा 10 साल तक। किस बात पर? कि उनको वहां पर जो अलग अलग काम है विश्व बैंक उसे, और पाकिस्तान के लिए एक अलग से व्यवस्था की है। आप हैरान रह जाएंगे, विशेष रूप से सिर्फ पाकिस्तान के लिए योजना की है और जनवरी से योजना बन रही थी। इसमें विश्व बैंक ने पाकिस्तान को क्या नाम दिया है? कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क। उसके तहत पाकिस्तान को जनरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, ऊर्जा, कुपोषण और स्वच्छ पर्यावरण, इन सब के लिए ये 40 बिलियन डॉलर का लोन सैंक्शन कर दिया 10 ईयर्स का। पूरे पश्चिमी राष्ट्र उसके ऊपर मेहरबान है, वर्ल्ड बैंक उसके ऊपर मेहरबान है, चाइना उसके ऊपर मेहरबान है, और आप अकेले दुनिया में डंका घुमाते फिर रहे हैं मोदी जी, जयशंकर जी, और अब तो उन्होंने तमाम दलों के सांसद भी भेज दिए। आज आपने वो वायरल वो देखा होगा कि जिस तरीके से सियरा लियोन के अंदर बांसुरी स्वराज भाषण दे रही थी कि भारत नया भारत, पॉलिटिकल भाषण दे रही थी कंप्लीट। आप हंसेंगे, 50 से 70 लाख के बीच की आबादी का देश है सियरा लियोन, और वहां वो भारतीय डायस्पोरा को बता रही थी कि भारत अब नया भारत है, और ये इस तरीके से पॉलिटिकल स्पीच कंप्लीट, जिसका कोई रेलेवेंस इस सब चीज से नहीं, जिस काम के लिए उनको बेचा गया है, लेकिन उनकी एक खास तरह की ओरिएंटेशन। अब आप देखिए कि जनवरी से एक चीज चल रही थी, वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भारतीय है, उसके बावजूद भी मोदी, और अच्छा फरवरी में तो मोदी जी गए भी थे, ट्रंप से मिलकर गए थे, अगर आपको ध्यान हो बात करा, उसके बावजूद पाकिस्तान इतना बड़ा लोन लेके चला गया। ऐसे ही IMF ने आपने विरोध करने की कोशिश की, केवल विरोध करने की, कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और यूनानिमस उनको 2.1 बिलियन डॉलर की उस दिन भी हमने चर्चा की। तो दिस इज ए कंप्लीट डिजास्टर एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। और दूसरी तरफ उसके ऊपर डॉलर्स बरस रहे, और भारत सरकार का उसकी तरफ ध्यान ना होकर के अपना डंका पीटने की, अपनी सिंदूर यात्राओं की, अपनी सिंदूर सम्मान यात्राओं की, चलो वो सिंदूर बांटने वाला कार्यक्रम तो बंद हो गया कल, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो ये पूरे का पूरा जो प्रोपेगेंडा किया गया है, भाई पाकिस्तान को कुछ भी दे दीजिए, आप कितने पैसे दे दीजिए, उसके पास तो 2 ही जगह पैसे खर्चने की,
उनके टोटल जीडीपी का, और इस समय वो 18% चल रहा है। तो उसको कितना ही पैसा मिलता है, उसने क्या करना है? अगर आप पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया में बेनकाब नहीं कर राम प्रकाश, यही काम जयशंकर जी, कैरियर डिप्लोमेट है, हर चीज की फाल्ट लाइन समझते हैं, हर चीज की, हर एक दुनिया के देश की वो समझते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो चाहते तो बहुत, तो फिर क्या वो हमारा भी तो कोई काम हो ना कि हम अपने शत्रु राष्ट्र को किस तरीके से इफेक्टिव चेक में रखें। भाई चाइना पाकिस्तान को क्या देगा क्या नहीं, उसको तो आप नहीं रोक सकते, क्योंकि वो एक ही उसमें बैठे हुए हैं। बाकी जो अमेरिका करता है, जो IMF करता है, उसके अंदर तो आपकी लॉबिंग होनी ही चाहिए ना। जब आप विश्व गुरु हैं, आप वर्ल्ड लीडर हैं, आपका डंका बजता है पूरी दुनिया के, तो उसको तो इफेक्टिवली कर्म करोगे या नहीं करोगे? आप हालत देखिए। और वही रशिया 22,000 करोड़ रुपए का पैक्ट साइन कर ले जाता है पाकिस्तान के साथ कि उनकी जो 1973 की एक स्टील मिल थी उसको रिवाइव करेंगे, जो 2015 से बंद पड़ी, 10 साल पहले बंद हो चुकी। तो रशिया का इस तरीके से पाकिस्तान के साथ आना, आप इसको सामान्य घटना मानते हैं क्या? ये बहुत बड़ी भारत के लिए चिंता का बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात। और वो क्यों है? क्योंकि वो सारे खेल में मध्यस्थता कर रहा है चाइना। रशिया की जो पहले हालत थी इंटरनेशनल स्तर पर, आज की तारीख में चाइना उनसे बड़ा हो गया है, आर्थिक ताकत में भी, सामरिक में नहीं बड़ा हुआ होगा तो बड़ा होने के बराबर का आधार पर खड़ा हुआ। वैसी सूरत में पाकिस्तान का रशिया के क्लोज जाना मोदी के लिए, भारत की कूटनीति के लिए कितना बड़ा, मैं तो डिजास्टर कहूंगा, चिंता की बात नहीं, डिजास्टर है। और उसकी फॉल्ट लाइन्स कहां से शुरू होती है? उसकी फॉल्ट लाइन शुरू होती है आपका जो रशिया यूक्रेन में जो आपका रोल, जो आपने आपदा में अवसर बनाने की कोशिश, जो आपने सस्ता तेल अपने उद्योगपति मित्रों को दिला करके और उसको विदेशों के अंदर वो करवा के जो है हिंदुस्तान में उसको साफ करवाया, फिर यूरोप के अंदर महंगे दामों पर बेचा। ये डिप्लोमेसी नहीं होती। आज की तारीख में पाकिस्तान और आप 11 साल में कहां पहुंच के खड़े हो गए? पूरी दुनिया 7 तारीख तक भारत के साथ खड़ी थी। जैसे ही आपने काउंटर स्ट्राइक किया टेरर के ऊपर, सबके सब उसमें बात आ गई कि आप इसको आगे मत बढ़ाइए, इसको रोकिए, बात कीजिए, ये करिए। और पहली बार आप जानकर हैरानी होगी कि रशिया ने 2 बयान दिए और दोनों में ये कहा कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहिए, बातचीत करिए। जबकि वही रशिया था जो 1971 में आपके साथ रॉक सॉलिड खड़ा था। और जब अपने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को धमकी दी तो किस तरीके से रशिया ने भारत की मदद की और उनका 7वां बेड़ा हिल भी नहीं पाया। तो एक वो डिप्लोमेसी। और आपने 1-2 दिन चर्चा की, खबरों में आया कि तालिबान के विदेश मंत्री ने आपको फोन किया, सारी बात। अगले दिन जब उसमें देखा तो तालिबान जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ सीपैक पे साइन कर रहा था। आप बताइए, तो आपकी आज भारत इतना बड़ा दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर और दुनिया में आपके साथ खड़े होने वाला नहीं है, जबकि आपका फैक्ट, आपके तथ्य अनडिस्प्यूटेबल है, आप 100% सही है अपनी जगह। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर खड़े हो? क्या इसके तो ये एक तरफ आप आइसोलेशन में है, मतलब भारत देश आइसोलेशन में है जिस तरीके से हमारी विदेश नीति पर अभी आप बात कर रहे हैं, या लगातार देखा जा रहा है जयशंकर को के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऊपर इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो निश्चित तौर पे, और उसके अलावा चाइना उसको तकनीकी से लेकर के हथियार तक सप्लाई करने की बात कर रहा है, तुर्की उसके साथ खड़ा है साफ तौर पर। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ये जो ऑपरेशन सिंदूर और ये सब चीजें बताई जा रही हैं, जो दिखाया जा रहा है, वो असल में वही चीज है? क्या भारत अभी भी सुरक्षित है? क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान हथियार हासिल कर रहा है, दूसरी तरफ फंड हासिल कर रहा है, और आप अकेले खड़े हैं। राम प्रकाश जी, जो ये घटनाक्रम चल रहा है इसको आप सामान्य मत लीजिएगा। दिस इज नॉट नॉर्मल। आपको समझना पड़ेगा बिटवीन द लाइंस खेल क्या है। पाकिस्तान के ऊपर आज की तारीख में जब मैं और आप बात करूं, सुबह से शाम तक जो मीडिया ने जो प्रचार किया, जो प्रोपेगेंडा किया कि अभी लाहौर पहुंचने वाले हैं, अभी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं, कराची पोर्ट उड़ा दिया, अब ये कर दिया, भारत की सेनाएं चल पड़ी, जबकि 1 सेंटीमीटर ना तो IB का और ना सीमा का किस तरीके का अतिक्रमण हुआ, LOC का। उसके बावजूद भी इस तरह का प्रोपेगेंडा जो किया गया और सरकार उस पर चाप बढ़ी, तो वो उसको कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है, जो वोटर्स की जो भगत मंडली है, उसको राजी करने का, उसको खुश करने का एक प्रोपेगेंडा मान करके उसको ये समझ में नहीं आया कि पूरी दुनिया में आपकी छवि क्या है। तो आपका जो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन थी वो था आपका मीडिया, जिसको आपने 11 साल से एक खास तरीके से ट्यून किया है अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सर्व कर। और दूसरा, जिस तरीके से मोदी जी के जिस भी देश में वो गए, 151 देशों की यात्रा कर चुके हैं 11 साल, 88 विदेश यात्राओं के दौरान, किसी देश के अंदर उनको आपने डिप्लोमेटिक उस पर कोई खबर बात करते हुए देखा हो? हर जगह पे क्या है, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये साइट सीइंग कर रहे हैं, कैमरा लेके घूम रहे हैं, ऑप्टिक्स कर रहे हैं, थिएट्रिक्स कर रहे हैं, और मीडिया क्या कर रहा है कि डंका बज। किस बात का डंका बज रहा है ये कभी नहीं बताया गया। पाकिस्तान मनमोहन सिंह के टाइम में याद कीजिए, विदेश मंत्री भी कह रहे हैं, और हो ये रहा कि उसके ऊपर डॉलर बरस रहे हैं, और इतने डॉलर बरस रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं। इसका क्या कारण है कि आप तो मुझे ब्लैक लिस्ट कराना चाह रहे हैं, आप तो मुझे ग्रे लिस्ट में कराना चाहते हैं, आप तो मुझे अकाउंटेबल होल्ड कराना चाहते हैं, और मेरे ऊपर डॉलर बरस रहे हैं। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है वो आपकी फेल्ड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल ओरिएंटेड डिप्लोमेसी, इंडिविजुअल फोकस्ड डिप्लोमेसी।
डिप्लोमेसी, जिसमें देश बहुत पीछे रह गया। 11 साल से मोदी 8,500 करोड़ का जहाज लेके, महंगे चश्मे लगा के, महंगी घड़ी, महंगे चश्मे, महंगा ये सब कुछ करके, और दिन में 6-6 बार वर्दियां बदल के कर क्या रहे थे विदेशों के अंदर? बता दो। पूरे देश को आज बताने का समय भाई। आज पूरा देश दुनिया के सामने अकेला खड़ा हुआ है। आप आज भी नहीं बाजा रहे, आप अब भी डंका पीटते फिर रहे हैं। किस बात का डंका पीट रहे हैं भाई? सेना का एक्शन था, सेना का ऑपरेशन था, सेना ने कर दिया, आपने सीज फायर किया, गलत किया, ठीक किया, देश को जवाब दे दीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी का आज का भोपाल का भाषण सुन लीजिए, आप कल का पटना का सुन लीजिए, परसों का बंगाल का सुन लीजिए, उससे पहले कहीं का भाषण सुन लीजिए। वो कहीं किसी एक स्टेट्समैन का भाषण दिखता है? वो किसी देश के प्रधानमंत्री का भाषण दिखता है? किसी देश की बात करो, प्रधानमंत्री के जो शब्दों का चयन है, क्या आपको नहीं लगता है कि वो किसी बम्बई फिल्म की एक स्क्रिप्ट है? क्या प्रधानमंत्री इस स्तर पे आ गए? क्यों आ गए हैं? क्या कारण है? केवल एक बिहार का ही चुनाव तो है, बंगाल का तो अगले साल है मार्च में। तो ऐसी क्या आफत आ गई है प्रधानमंत्री को? और मिसप्लेस प्रायोरिटीज देखिए। इतना सब होने के बावजूद आप जो काम आप नहीं कर पाए, जो काम आप जयशंकर जी नहीं कर पाए, जो देश आपके एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर नहीं कर पाए दूसरे देशों में, उसको आप एमएलए अपने एमपीज को भेज के करवाना चाह रहे हैं। और उन एमपीज को 33 देशों के नहीं, जिस भी देश के अंदर गए वो किससे मिलकर के आए? आपने ऑब्जर्व किया? तो हर जगह एएनआई उनका स्वागत करती है, भारतीय डायस्पोरा से बात करते हैं, इंडियन एम्बेसी में बैठ के आ जाते हैं। वही चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। भारतीय जर्नलिस्ट का इतराफ सामने आ गया है। भारतीय जर्नलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर से निपटने का तजर्बा रखता है और मोदी ने हमें ऐसी कौम से टकरा दिया जो मरने से भी नहीं डरती। ऐसा लगता है पाकिस्तानी पैदा ही हुए लड़ने के लिए। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का क्या रद्द अमल है, आइए आपको दिखाते हैं। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया। ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते हैं। चाइना, टर्की, कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी ललकार। नहीं, अब सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो Are you confirming that? अब्दुल्ला साहब, are you confirming that? बिल्कुल, I am confirming that. पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने सक्सेसफुल थे कि इंडियन नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे एस जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं विश्व भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के पीएम ने अपनी आवाम को बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज, फौजी यूनिफॉर्म पहनकर रैली की क़यादत की। भारत ने जो सबसे बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज तक पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि 1999 का कारगिल वॉर और 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जीत हुई है।
मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता, क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड, पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता, और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है, और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का, सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है, और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आखिर हासिल क्या किया? हमारे 28 बेगुनाह नागरिक पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में इतने सारे जवान शहीद हो गए, 5-5 राफेल को नुकसान हुआ, सेना को इतना ज्यादा आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ, सीजफायर के चलते दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है, पाकिस्तान जश्न मना रहा है, देखो दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और सबसे बड़ी बात, पहलगाम के वो आतंकवादी कहां गए? ये सवाल नहीं, ये बारूद हैं जो हमारे दिमागों में फट रहे हैं। लेकिन जरा रुकिए और ये सोचिए एक बार बैठकर कि ये हमारे दिल की आवाज है या कोई और इन सवालों को सोशल मीडिया पर फैला रहा है और उसे पढ़कर हमारे दिमाग में आने लगे। क्या यह गुस्सा हमारा है या किसी और की लिखी स्क्रिप्ट जिससे बिना दिमाग लगाए हम चिल्ला रहे हैं? कोई भी चीज आपके सामने बार 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 आए तो वो आपके दिमाग में रह जाती है, जैसे कोई गाना चल रहा हो, आप भी थोड़ी देर बाद उसे गुनगुनाने लगते हैं। ऐसे ही क्या ये सवाल सोशल मीडिया पर फैलाए गए हैं जो अब आपके भी सवाल बनने लगे? मेरे भाई, मेरे दोस्त, युद्ध सिर्फ सरहद उस पार नहीं लड़ाता या बॉर्डर पर नहीं लड़ाता। युद्ध कई तरह का होता है और मौजूदा दौर में एक युद्ध होता है सूचना का युद्ध, जहां गोली से नहीं गलतफहमी से हार खतरा होता है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान को घर में घुसकर उसकी औकात दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा लगता है कि ये जो सूचना वाला युद्ध है उसमें सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमागों में, हमारे फोन की स्क्रीन पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पाकिस्तान ने अपना एजेंडा बढ़ा दिया है और हमें सोचना है क्या हम भी जाने अनजाने पाकिस्तान के प्यादे बन रहे हैं। आप किसी पार्टी के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आप ये सोचिए कि जब भारत में कांग्रेस से शशि थरूर, अधीर रंजन चौधरी, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी से सुप्रिया सुले, या और ले लो क्या नाम है ओवैसी साहब, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये तमाम नेता सेना सरकार के साथ एकजुट होकर कूटनीतिक मोर्चे पर भारतीय बन के लड़ रहे हैं। जब ओवैसी ये कह रहे हैं कि मैं AIMIM को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है। ऐसे में क्या हम पाकिस्तान के प्रायोजित प्रोपेगेंडा को अपने दिमाग में भर रहे हैं? ये सोचिएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट की खबरों को उठाया, पाकिस्तान में दिखा दिया। पाकिस्तान की जनता खुश है, देखो जी इंडिया में अपनी सेना को गाली दे रहे हैं कि जी राफेल उड़ गया, जी ये हो गया, जी वो हो गया, और वो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछना जायज है, हम भी पूछते हैं, हर विषय पर पूछते हैं, आप जाके देख लीजिए कोई ऐसा विषय हो जिस पर ना पूछा हो। लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तब सरकार के साथ, सेना के साथ भारतीय बनकर खड़ा होना चाहिए। वो काम जो इस देश का विपक्ष कर रहा है, वो काम जो शशि थरूर, सुप्रिया सुले, ओवैसी, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता कर रहे हैं, वो भी सब बीजेपी में नहीं गए। ये सारा समर्थन तब तक का है जब तक युद्ध चल रहा है। युद्ध चल रहा है तो भारतीय फौज के पीछे हम सब भारतीय बनकर खड़े हैं। इमीडिएट वर्ल्ड कम्युनिटी पे जाएगा, डराएगा सऊदी अरेबिया को, अमेरिका को फिर से कुछ हद तक कि देखो ये होने वाला, तो मैं मजबूर हूं, आप प्रेशर डालो इंडिया पे। तो मुझे एक तो ये टैक्टिक दिखती है कि फ्यूचर में ग्राउंड तैयार करने के लिए कि इमीडिएटली जल्दी से दुनिया को हो हल्ला करके, हवा दिखा करके, जैसे वर्ड कहा जाए, न्यूक्लियर अटैक इमिनेंट है इंडिया से इमिनेंट नहीं है, इंडिया ने ऐसा करा तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कह दिया ये नहीं चलेगा, जो गीदड़ भपकी है, न्यूक्लियर का जो डर दिखाया जाता है वो नहीं चलेगा भारत के ऊपर। पर उनके पास ऑल्टरनेटिव कोई और है ना चित्रा जी, उनके पास केवल एक वही चीज है जिसको लेकर के वो दुनिया में भुनाते हैं, या जिसको लेकर के वो प्राइड फील कर सकते हैं कि ये अल्टीमेट वेपन है हमारे पास। अब उसी को लेकर कभी ये कहेंगे कि हमें चलाना पड़ेगा, या फिर कहते हैं कि हम ना भी चलाएं तो जब हमारी फोर्सेज तितर बितर हो जाएंगी तो ये आतंकियों के हाथ पड़ जाएंगे, डर्टी बॉम्ब्स बोले जाके अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, कहीं कहीं पे वो आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर छोटे छोटे वेपन्स, डर्टी बॉम्ब जिन्हें कहा जाता है, फैल जाएंगे। तो अमेरिका तुम ये चाहते हो क्या? सऊदी अरेबिया तुम ये चाहते हो क्या? एमिरेट्स तुम ये चाहते हो क्या? तो ये न्यूक्लियर बोगी को लेकर के इन दोनों एंगल से चलते हैं, या तो कि भाई हमें मारेंगे तो हमारे पास आखिरी मौका होगा तो हम यही करना पड़ेगा हमें, बट अगर हम इतने रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं कि हम खुद नहीं यूज करेंगे, बट अगर हमारी फौज हार गई, ये हाल हो गया हमारा,
तो फिर तो हम गारंटी नहीं कर सकते ना सिक्योरिटी ऑफ आवर एसेट्स। मेरे ख्याल से सीज फायर की बहुत बार बात हो रही है कि इंडिया ने 2 दिन और चल जाता तो हम बहुत कुछ शायद अचीव और कर लेते, पर मेरे विचार से ओवरऑल ये बहुत वाइज डिसीजन था हमारा। हमने मेरे विचार से मिलिट्री ऑब्जेक्टिव काफी हद तक अचीव कर लिया, राइट। उनके टेररिस्ट्स को, ठिकानों को, और खास करके पाकिस्तान में, पंजाब में, वहां हमारे आर्मी बेसिस, एयर बेसिस पे अटैक किया, नूर खान पे किया जिसकी भी बात हो रही है, जो चकलाला एयर बेस है। एंड आई थिंक अब ये वक्त आ गया था कि इसके आगे अगर हम जाते तो प्रॉब्ली था कि एक वॉर बड़ी होनी थी, और हमारा डिसीजन शायद ये था कि हमें अपना देश की अपनी ट्रैजेक्टरी देखनी। पाकिस्तान तो कंगाल देश है, उससे भिड़ करके हम अपनी एनर्जी वेस्ट करे जा रहे हैं अपनी जो भी। लेकिन देश के भीतर एक तबका है ऐसा, वो बार-बार सवाल पूछ रहा था, इतनी जल्दबाजी क्या थी सीज फायर की? आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही डिसीजन। मेरे विचार से सही वाइज डिसीजन है। डेफिनेटली अलग अलग विचार होंगे और बहुत वाइज लोग अलग भी विचार रखते हैं, पर मेरे विचार से हमने जितना अचीव कर लिया था ये ठीक था। इस समय रुकना, इस समय दुनिया भी कह रही थी, जो ट्रंप क्लेम कर रहे हैं, जो भी ना भी कर रहे हो, पीछे पर बैक चैनल बातें तो चल रही थी। तो इस समय अगर हमें दिखा कि हम अब पॉज कर लें एक तरह से, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब वॉर शुरू हो जाती है तो कहां स्पाइरल होती है कोई नहीं कह सकते। ऑफ कोर्स जनरल मिनिस्टर और तिवारी सर में और दानवीर जी में भी एबल टू बेटर से, बट जनरली ये माना जाता है जब वॉर शुरू हो जाती है तो किस सिरे जाकर के जाए। ठीक है, हम ओवरवेलम कर देंगे टोटल पाकिस्तान को, बट उस प्रोसेस में क्या अनसर्टेनिटीज आ सकती है हमें वो भी देखना। और हमारा इकोनॉमिक चाइना से है, हाँ। हमें उसको देखना है, चाइना। और ये बाय द वे ये इकोनॉमिक हिट है इंडिया के ऊपर ऑन बिहाफ ऑफ चाइना ऑल्सो। इस समय अमेरिकन कंपनी जो चाइना से जिनको हट के रिलोकेट करनी है सप्लाई चेन, काफी इंडिया में आने की सोच रही थी, अब यहाँ वॉर क्लाउड्स हो गए तो वो कंपनीज भी अपना डिसीजन पॉज कर सकती हैं। और पाकिस्तान पीछे चाइना को कहता है देखो मैंने तुम्हें फेवर किया है, तुम्हारे यहाँ से जो कंपनी जा रही थी वो इतनी जल्दी इंडिया नहीं जाएंगी, अब तुम मेरे लिए ये करो। तो ये मैट्रिक्स टाइप चल रहा है वहां पर। बट एज फार एज सीज फायर इज कंसर्न्ड, ये यकीनन आपने बहुत आखिरकार भारतीय जर्नलिस्ट ने इतराफ कर लिया कि पाकिस्तान के पास पावर है। मजीद आगे देखते हैं भारतीय जर्नलिस्ट क्या कहते हैं। कॉकस होते हैं, किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिले हो, किसी विदेश मंत्री से मिले हो, कहीं के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिले हो, क्या करने गए थे? क्या ये ऑल पेड ट्रिप नहीं है जो मैंने आपको पहले दिन कहा था जिस दिन वो जा रहे थे, कि जब मोदी जी को विदेश में होना था, अब जब पाकिस्तान की सारी फाइटलाइंस को इंटरनेशनली एक्सपोज करना चाहिए था, तब तो वो भोपाल, पटना और ये रैलियां करते फिर रहे, और जब यहां होना चाहिए था तो वो विदेशों में सैर सपाटा कर रहे थे। तो ये क्या चीज है? आज की तारीख में आपकी जो विंस है, आपकी जो फैंसीज है, उन्होंने भारत जैसे बड़े देश को आज एकदम आइसोलेशन में लाके खड़ा कर दिया, और आप वही गोली के बदले गोला ये बोलते फिर रहे। क्या भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये भाषा रही है? हम कभी एग्रेसर रहे हैं? हमारे देश ने पहले कितनी बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किए? कभी मनमोहन सिंह के मुंह से सुना क्या आपने? कभी नहीं सुना। सेना का काम चलता रहता है। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक ही पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ जब पीछे हुआ था तब उसने तो यही कहा था कि पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश के इतिहास में। नहीं, वो तो रामप्रकाश जी अगर ऐसे पे आएंगे आप तो फिर तो देश भी 2014 में आजाद हुआ, तो इसका तो क्या ही कर लेते। कुतर्क का तो कोई जवाब नहीं होता ना, कुतर्क का जवाब तो तर्क है। डेट वाइज फौज के जनरल बता रहे कि मेरी लीडरशिप के अंदर यही ऑपरेशन हमने किया, डेट वाइज बताया, लेकिन उसमें कभी छाती नहीं पीटी गई। क्यों? कर्नल सोफिया कुरैशी के, व्योमिका सिंह के, सॉरी नहीं है। 1999 के अंदर क्या हुआ था याद होगा ना, कि बीजेपी ने पूरे देश के अंदर कारगिल विजय के सारे पोस्टर लगा डाले थे। जनरल वीपी मलिक ने एक लाइन कही थी, उसके बाद कई पोस्टर नहीं मिले। लेकिन यहाँ ना तो वो जनरल वीपी मलिक रहे और ना वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। सेना के नाम पे कुछ हो रहा है। मेरा आपसे एक सवाल, रामप्रकाश जी, आज मेरा एक सवाल, अगर ये ऑपरेशन ना हुआ हो, अगर पहलगाम ना हुआ हो, तो भाजपा क्या करती? इस सवाल का जवाब दे सकते हैं आप? सोच के देखिए, क्या पूरे देश का नैरेटिव केवल इस पे लाके खड़ा कर दिया? क्यों? कहीं ना कहीं आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फाल्ट लाइन्स है जिनको आप एक्सपोज नहीं करना चाहते। मुझे बता दीजिए। मैं ये मानता हूं कि ये टेस्टेड फॉर्मूला था। पुलवामा में जो टेस्टिंग हुई और उस टेस्टिंग का जो रिजल्ट आया पॉजिटिव, उस टेस्टेड फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया एक बार फिर से, क्योंकि देश के पास मुद्दे और समस्याएं बहुत बड़ी थीं और इन समस्याओं पर देश के लोग अब फोकस करने लगे थे। देश के लोग में इस फोकस में वो लोग भी शामिल थे जो किसी समय या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की अंधभक्ति में लीन थे। उनके भी सुर बदल रहे थे, विचार बदल रहे थे, समस्याओं पर वो मुखर हो रहे थे। शायद इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आज ये ढिढोरा पीटना पड़ रहा है, झूठ बोल करके, हर तरीके से एक नैरेटिव फैला करके। लेकिन सर मैं समझना ये चाहता हूं कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है, अब प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार फंड बटोर रहा है, तो क्या भारत जो है अभी भी बड़े थ्रेट में है, बड़े खतरे में है? क्योंकि ये जो फंड आएगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ट्रंप ने कहा था कि वो व्यापार के लिए जो है व्यापार वो करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास फंड होगा, वो हथियार खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा भारत के ऊपर।
तो भारत पर तो वो थ्रेट लगातार बना हुआ है ना, उसका क्या कोई जवाब मिलता हुआ, कुछ संतोषजनक जवाब मिलता हुआ देख रहे हैं वर्तमान सत्ता से? राम प्रकाश जी, आपने इस देश में भय को अपनी राजनीति का आधार बिंदु बना लिया पिछले 11 सालों के। आज की तारीख में आप क्या कहां जहां भी जाते क्या कहते हैं कि ऑपरेशन इज स्टिल आउट। तो फिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीज फायर क्यों किया था, किन परिस्थितियों में, उसका जवाब नहीं देते। आज शाम को जब आप शाम को 6 बजे के आसपास पूरे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स उनके अंदर फिर ब्रेकआउट की प्रैक्टिस हो रही है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है कि खतरा अभी टला नहीं। और हकीकत क्या है, वो आपकी चॉइस नहीं होता, वो आपकी कंपल्शन होता। आपने अपनी नीतियों के चलते क्या किया, जो सबसे बड़ी चेतावनी राहुल गांधी ने पिछले संसद सत्र में दी कि आपने जो सबसे बड़ा पाप किया है, वो पाप ये किया है कि पाकिस्तान और चाइना को हमेशा के लिए इकट्ठा। तो इस संघर्ष के दौरान भी आपने 4 दिनों में देखा होगा कि किस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को अपने रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड, हर तरीके के कोऑर्डिनेट्स, हर तरीके के डॉट्स जो स्ट्रेटेजी के लिए जरूरी सबसे होते हैं, वो चाइना ने उनको रियल टाइम में शेयर किए। क्या ये छोटी बात मानते हैं क्या? चाइना भारत के साथ क्यों लड़ना चाहेगा? भारत तो उसका इतना बड़ा ट्रेड पार्टनर है, $100 बिलियन का अपना डेफिसिट है भारत। तो अमेरिका के साथ उनका झगड़ा चल रहा है जिस तरीके का, तो भारत से ही तो पैसा लेकर के अपनी सेना को मजबूत करना है चीन। $100 बिलियन के घाटे का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। लेकिन भारत ने ना तो घाटा घटाने की कोशिश की कभी, ना कभी निर्यात बढ़ाने की कोशिश की। जो आ रहा है दीजिए, और फिर बयान दे देते, विदेशी घड़ी बांध के, विदेशी चश्मा लगा के, विदेशी जूते पहन के भाषण क्या दे रहे होते हैं कि स्वदेशी अपनाइए। ये भी ध्यान क्या होगा, आपने 3 दिन पहले भाषण दिया। सवाल वो नहीं है राम प्रकाश जी, सवाल इससे कहीं बड़ा है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी थी, आपकी जो डिप्लोमेसी थी, उसको आपने कहां से ले जाकर के कहां खड़ा कर दिया, केवल एक फर्जी 56 इंची। और सबसे बुरी बात क्या है, अंतरराष्ट्रीय वित्त संगठन जो थे ना, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे दुनिया भर के दूसरे जो फंडिंग करते हैं, वो अब पाकिस्तान के पार्टनर नहीं रहे, माफ कीजिएगा, दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग स्टेक होल्डर्स। ये सबसे खतरनाक चीज। $40 बिलियन का पाकिस्तान जैसे, जिसको हर साल IMF बचाने आए फाइनेंशियल, तो आपकी जो विदेश नीति थी वो कहां चली गई? आपने पाकिस्तान और चाइना को कैसे इकट्ठा होने दिया? एक और सवाल है सर मेरा, अब जिस तरीके के हालात बने हैं, भाई रशिया से पाकिस्तान ने कुछ हासिल कर लिया, अमेरिका से उसको हासिल होना ही है, तय है, पहले ही मिल चुका है पैसा, अमेरिका उसको देने के लिए तैयार ही है, चीन खुल करके खड़ा है, फ्रांस से भारत का जो है वो राफेल के चलते विवाद इधर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पाकिस्तान के लिए वो भी एक बड़ा मौका है कि भाई उसके पास पैसा आएगा तो वो हथियार चीन से भी ले लेगा, वो हथियार फ्रांस से भी ले लेगा, वो हथियार अमेरिका से भी ले लेगा, और इन सबके नजदीक जाने का मौका उसका ज्यादा बड़ा दिख रहा है। और इस मामले में पाकिस्तान जो है वो कहीं आगे भी रहता है, तो उनके व्यापारिक संबंध मजबूत करने का ऑप्शन ज्यादा दिख रहा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या विकल्प बचेगा? क्या ये सारे देश, भाई अब तो रशिया से भी वो कुछ हासिल कर रहा है, फ्रांस, अमेरिका, चीन, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे फिर? हमको घोषित तो कर दिया ट्रंप ने, आपने देखा नहीं, पिछले 24 घंटे में 2 बार तो फिर बता चुके, 8 बार पहले बताया था, पिछले 24 घंटों में 2 बार फिर घोषणा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान को न्यूक्लियर वार से मैंने बचा लिया। पिछले 24 घंटों में 2 बार किया। ठीक, मोदी जी को सबसे बड़े टफ नेगोशिएटर का तगमा दे चुके, वंडरफुल मैन, ग्रेट मैन कह चुके साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ। तो मोदी जी को तो यही चाहिए, इसके अलावा मोदी जी को कहां चाहिए कुछ? मुद्दों की बात तो वो कभी करते दिखाई दिया आपने आज तक? जो मीडिया वहां विदेशों में जाता है मोदी जी को कवर करके, आज तक किसी एक मुद्दे के ऊपर बात करते हुए दिखाई दिया है क्या? भारत दुनिया की इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, 4थे नंबर की, 5वें नंबर की, जो भी आप मान लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक बात कह रहा हूं, क्या दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हम थे क्या? आज नहीं। तो क्या आज हम अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते क्या? अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी फाल्ट लाइन्स क्या बता रहे? पूरी दुनिया को हमारी जरूरत है, इसमें तो कोई शक नहीं ना। उसके बावजूद पाकिस्तान कैसे आगे रह गया और हम पिछड़ कैसे गए, इसका तो कोई जवाब देगा ना। उसको कौन एड्रेस करेगा? मेरा सवाल आपसे ये बेसिकली क्या है कि मैं फिर वही कह रहा हूं, जो 11 साल की जो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स विदेश नीति के नाम पर, फर्जी 56 इंची के नाम पर जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, आज वो औंधे मुंह आ गिरा है। और आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आपको ये साफ तौर पर ऐसा नहीं दिख रहा है सर कि जैसे दुनिया के बाकी देश भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को चैलेंज दे रहे हैं कि हम आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, तुम क्या कर लोगे हमारा, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो उसके लिए भाई साहब आपके अंदर गंभीरता चाहिए राम प्रकाश जी, कि आप किसी मुद्दे पे फोकस करके, जो ट्रंप के साथ आप बैठ, देखिए ट्रंप का कंसल्टेशन स्पेन कितना है, क्या लगता है 30 सेकंड से ऊपर वो किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं? ही विल नेवर टॉक। आपको अपनी शर्तों के ऊपर एजेंडा जब जाएगा बातचीत करने का, उसमें उसको कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा कि आई वांट टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट एंड हियर आर माय कंडीशन। क्या आपके अंदर वो दम है? माफ कीजिएगा, नहीं है वो। और वो क्यों नहीं है? वो न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल में पता लग जाएगा आपको। जब अभी गए थे अमेरिका के अंदर, मनमोहन सिंह के समय में न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को लेकर के कितना स्यापा किया था पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी ने, कितने दिन हाउस में चलने दिया था, और अब चुपके से वहां पे प्रॉमिस कराया कि इसको हम इज आउट कर देंगे, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल को
बड़ा आसान कर देंगे। Who is responsible for that? तब क्या खतरा था न्यूक्लियर, उससे आज क्या कम हो जाएगा? सवाल ये नहीं है, सवाल है कि पहली बात आपका जो हेड ऑफ स्टेट है उसको मुद्दों की समझ होनी चाहिए, उसको मुद्दों की गंभीरता का पता होना चाहिए, उसके अंदर वो आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, उसके अंदर वो प्रायोरिटीज होनी चाहिए और उसके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल और वो डोमिनेशन होना चाहिए कि सामने वाले नेता से वो आंखों में आंख डाल के बात आपके यहाँ है या नहीं है आपकी लीडरशिप में, ये मदरसों के ऊपर छोड़। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बड़े हैं और जिस तरीके से इतना भारी भरकम बजट पाकिस्तान ने जुटाया है, इतना फंड जुटाया है, निश्चित तौर पे वो बड़ा हिस्सा हथियारों के डील में खर्च होगा और व्यापार बढ़ाया जाएगा। 24 का कहना है कि भारत पाक जंग में चीन के लड़ाकू जहाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया। एक फ्रांसीसी चैनल द्वारा फ्रांसीसी लड़ाकू जहाज को कमजोर बताया जाना हैरत में डाल। कि हमारे और पाकिस्तान एलेज कर रहा है कि हमारे कुछ विमान मार गिराए गए हैं, जिसमें 3 रफाल शामिल है और 2 अन्य शामिल है। 5 विमानों की बात हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी राफेल डील का अब आगे क्या होगा? क्या सरकार उसे रद्द करके और उन्नत जहाज खरीदने पर विचार करेगी? हम लड़ाई में हैं और लड़ाई में नुकसान, मतलब इसको हिंदी में अगर साधारण मैं करना चाहूं दर्शकों के लिए, और लड़ाई में नुकसान होना उसका एक हिस्सा है, ये कहने का क्या मतलब? और फिर हमने ये भी देखा कि राफेल के शेयर बाजार गिर गया, शेयर मार्केट में उसका भाव गिर गया और उधर चीनी जो हथियार है, जेट है, लड़ाकू जेट है, उनके भाव बढ़ गए। तो वो पाकिस्तानी जो थे वो प्रिपेयर्ड थे। किसी भी लड़ाई में आपको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात है कि आप अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और वो चाइनीज ये मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट सन त्सू ने कहा है कि आप कभी भी आप हार जाओगे जो आप अपनी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करोगे। क्या वो चाइनीज सिस्टम के सामने मात खा गया और क्या हमें दोबारा विचार करना पड़ेगा? ये देखिए, भटिंडा से जो सूचनाएं हैं वो पुष्ट सूचनाएं हैं, बाकी अतिशयोक्ति है। 5 की संख्या पुष्ट नहीं हुई है। जो कश्मीर वगैरह से डिटेल्स आए हैं वो सब कॉन्ट्राडिक्ट हो चुके हैं, भटिंडा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ है। देखिए, राफेल शुरू से ही विवाद में रहा है, करप्शन का बहुत बड़ा मामला बना, ज्यादा कीमत में खरीदे गए, कम खरीदे गए जितना। जैसा कि आपने देख लिया कि भारतीय मीडिया ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के पास बहुत पावर है, वो अमेरिका और इसराइल जैसे पावर रखने वालों के साथ भी निपट सकता है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।